नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं बसंत कन्या महाविद्यालय, संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे कोर्स द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिटिश राज। इसके 5वें मॉड्यूल में हैं हम, जिस मॉड्यूल का टाइटल है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्यूज एंड डिबेट्स ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर्स, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। और इस लेक्चर के जो टाइटल है आ, उसका है नेशनलिस्ट डिस्कोर्स ऑन द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भारत में जो औपनिवेशिक भारत में विऔद्योगिकरण हुआ, उस विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया पे क्या राष्ट्रवादियों का तर्क है, विमर्श है। इन्हीं विमर्श के ऊपर हम आज के इस व्याख्यान में बात करेंगे। इसके पूर्व जो हम लोगों ने देखने की कोशिश की वो इस मॉड्यूल के व्याख्यान में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से जो भारत है, भारत में जिस तरीके से जो एक प्रक्रिया शुरू होती है औपनिवेशिक शासन के दौरान, वो कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे किस तरह से जो अंग्रेजी सरकार की नीतियां रहीं, वो नीतियां जिम्मेदार रहीं। उसके पूर्व के व्याख्यान में हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की, साथ ही उसके जो आरंभिक बिंदु थे उसके माध्यम से, कि कैसे भारत में जो औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद से जो एक जो भारतीय औद्योगिक क्षेत्र है उसका किस तरीके से पतन होना शुरू होता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी इस व्याख्यान में उसमें जानने की कोशिश की कि जो भारत के औद्योगिक अलग अलग क्षेत्र हैं वो कैसे फल फूल रहे थे अंग्रेजी शासन की स्थापना के दौरान, जब भारत में वो आ रहे हैं। और भारत में का जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जैसे हम देसी उद्योगों की बात करें जिनमें कि जो सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र का उद्योग है, रेशमी वस्त्र का उद्योग है, और ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में इस तरह के हमें केंद्र दिखाई देते हैं जहां हस्तशिल्प उद्योग फल फूल रहे थे और जिनका मांग केवल एशिया में ही नहीं, अफ्रीका में ही नहीं, बल्कि यूरोप के बाजारों में था। और भारत इन व्यापारिक जो एक संपर्क था, जो विश्व बाजार है, उस व्यापारिक संपर्क के विश्व बाजार में भारत को ढेर सारा लाभ प्राप्त हो रहा था, जिसकी वजह से केवल भारतीय स्थानीय जो औद्योगिक क्षेत्र थे या जो उद्योग थे, वो उद्योग ही फल फूल नहीं रहे थे, बल्कि अगर हम देखें तो देसी उद्योगों में शामिल जो लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति भी दिन पे दिन अच्छी हो रही थी। यही कारण है कि अगर हम देखें तो भारत में जो विश्व अर्थव्यवस्था का में भारत का योगदान है वो हमें 23% का उस समय दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ब्रिटिश भारत के में शासन की स्थापना के साथ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, चूंकि वो विशुद्ध रूप से एक व्यापारिक कंपनी है, तो वो व्यापारिक कंपनी भारत में अपने लाभ के लिए ही काम करेगी। और धीरे धीरे भारतीय जो देसी उद्योग थे, जो एक उत्पादक वाली श्रेणी में था, उस उत्पादक वाली श्रेणी से भारतीय उद्योगों की जो स्थिति है वो एक तरीके से उत्पादक की जगह उपभोक्ता वाली श्रेणी के तौर पे विकसित होना शुरू हुई, जिससे कि बड़े पैमाने पे इसमें जो लोग थे उन लोगों को न केवल बेरोजगारी या काम मिलना बंद हो गया, और साथ ही साथ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन होती चली गई। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कैसे हो रही है, किस तरीके से ये काम कर रही है, इसी के ऊपर, या ये प्रक्रिया हुई और इस पे अलग अलग जो विचार हैं उन विचारों को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें से राष्ट्रवादियों का विचार बहुत प्रमुख है। ऐसे राष्ट्रवादी जो ब्रिटिश भारत में रह रहे हैं, उनका एक मत है या मानना है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरीके से ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में अंग्रेजी शासन काल के दौरान परिवर्तित हुई, जिसकी वजह से भारतीय देसी उद्योगों का पतन हुआ। और इस पे अलग अलग उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए
अपने लेखों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, और साथ ही उसके बारे में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन के विषय में जानकारी दी। इनमें दादा भाई नौरोजी हैं, आर.सी. दत्त हैं, एम.जी. रनाडे हैं, जी.वी. जोशी हैं, है ना, एम.जी. रंगा हैं। ऐसे कई सारे भारतीय राष्ट्रवादी विचारक हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे भी इतिहासकार जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में ब्रिटिश भारतीय आर्थिक इतिहास के ऊपर अपनी लेखनी की, उन इतिहासकारों में से जो इतिहासकार थे जिसमें भारतीय राष्ट्रवादियों या अगर हम कहें आर्थिक विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारक जो थे, उन लोगों ने भी इसमें समझाने या बताने की कोशिश की अपनी लेखनी के माध्यम से, आंकड़ों के द्वारा, कि कैसे भले ही ये थियरी एक तरीके से ये कहें कि ये भारत में जैसा कि साम्राज्यवादी जो लेखक हैं उनका ये तर्क था कि नहीं, भारत में विऔद्योगीकरण नहीं हुआ बल्कि उसकी जगह तो नए दूसरे उद्योग का विकास हुआ। लेकिन वास्तव में ऐसा अगर हम देखें आंकड़ों के आधार पे तो इस तरह का निष्कर्ष हमें नहीं दिखाई देता। अगर हम भारतीय इतिहासकारों को देखें तो जो रजनी पामदत्त हैं, उनकी किताब इंडिया टुडे में वो बताते हैं कि कैसे जो अंग्रेजी आर्थिक नीतियां हैं उन्होंने भारतीय जो उद्योग है, भारतीय कृषि है और उनसे जुड़े हुए जो और तमाम हस्तशिल्प उद्योग है उनका पतन हुआ, और उन उद्योगों पर निर्भर जो लोग थे वो भूखमरी के शिकार हुए, और भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरीके से धीरे धीरे एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में बदलती चली गई जहां निर्धन लोगों की संख्या अधिक है। उसी तरीके से अगर हम देखें दूसरे और जो विचारक हैं जिन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास पे काम किया है, चाहे धर्म कुमार हो, उनके साथ इरफान हबीब लिख रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें बिपिन चंद्र, जिनकी किताब जो है आधुनिक भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद या भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो भारत में विऔद्योगीकरण है वो हो रहा है, और कैसे जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं वो इसको मानने की तैयार नहीं है। और इसमें उन्होंने मॉरिस के तर्क को, जो एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उसको तर्क को उन्होंने एक तरीके से ये अपने आंकड़ों के माध्यम से साबित करने की कोशिश किया है कि जो ये तर्क उनके द्वारा दिया जा रहा है कि भारत में देसी उद्योगों की जगह और स्थानीय आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, उसने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर हम देखें तो भारत में औद्योगिकरण होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। उसके साथ ही और दूसरे इतिहासकार भी हैं जैसे सव्यसाची भट्टाचार्य, उन्होंने आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास में स्पष्ट तौर से ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो भारत में उद्योग है वो ब्रिटिश काल के दौरान उनका पतन हुआ। तो ये जो इतिहासकार हैं ये भी मानते हैं। डी.आर. गाडगिल भी एक और इतिहासकार हैं जिन्होंने अंग्रेजी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखा है। तो अगर हम देखें और जो इतिहासकार हैं, इन इतिहासकारों का भी, और भारत में जो औपनिवेशिक भारत में जिन्होंने आर्थिक भारत की आर्थिक स्थिति पे विचार किया, उन राष्ट्रवादियों ने भी पक्के तौर पे माना कि भारत की गरीबी और निर्धनता का मुख्य कारण भारतीय देसी उद्योगों का पतन होना, जो अंग्रेजी शासन की नीतियों का एक प्रमुख हिस्सा है। तो ये वो जो अपने विचार रख रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं, उन्हीं तर्कों और उन्हीं विचारों को हम इस व्याख्यान में बात करेंगे या उनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे वो क्या क्या है। तो इसमें अगर हम देखें जो भारत में राष्ट्रवादी विचारक है, उन राष्ट्रवादी विचारकों का जो एक तर्क है विऔद्योगीकरण को लेके, उसके विषय में हम जानने की ये कोशिश करेंगे। विशेष तौर से अगर हम देखें तो भारत में विऔद्योगीकरण की जो शुरुआत है वो हमें औपनिवेशिक शासन की स्थापना के साथ दिखाई देता है कि कैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो भारत में औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, उस औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में जब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है तो ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही हमें दिखाई पड़ता है कि कैसे जो उद्योग है वो उद्योग धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुए, और उन उद्योगों के पतन को ही भारत में विऔद्योगीकरण कहा गया। यानी कि वो उद्योग जो भारत में देसी उद्योग थे और जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ की हड्डी थे, वो उद्योग अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही आने वाले समय में धीरे धीरे एक तरीके से तबाह हो गए। और यही कारण था, और इसी प्रक्रिया को या इस तरह की परिस्थिति को ही भारत में विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। सबसे बड़ा जो प्रश्न ये है विऔद्योगीकरण का, वो ये है जो इतिहासकार और जो
बाद के वर्षों में स्वतंत्रता के बाद जिन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास पे लिखा है और राष्ट्रवादी, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है जो आर्थिक नीतियां हैं अंग्रेजों की भारत में, वो किस तरीके से जिम्मेदार रही भारत में विऔद्योगिकरण को लेके। और ये एक तरीके का खास किस्म की प्रक्रिया हमें दिखाई देता है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से इस दौरान इस काल में भारतीय उद्योगों का पतन हुआ और वो उनका जो है विकास की जगह अगर हम देखें तो अंग्रेजी जो सरकार की आर्थिक नीतियां थी उसकी गतिविधियों के कारण इस तरह की जो व्यवस्था थी जो भारत में देशी उद्योगों की, वो पतन की ओर अग्रसर हो गई। हालांकि इसमें अगर हम देखें जो सबसे पहला इस तरह की चीजों के ऊपर विचार प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे, जो विशेष तौर पे इतिहासकार के तौर पे हम उनको देखें, जो थे एक अंग्रेजी इतिहासकार जिनका नाम डेनियल थॉर्नर है। और डेनियल थॉर्नर ने अपने थियरी में, जिसमें वो इंडिया में अंग्रेजी शासन के दौरान जो एक विऔद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया हुई थी, उस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया को वो अलग अलग डेटा के माध्यम से, जो डाटा वो कलेक्ट करते हैं उसके माध्यम से वो इसको जांचने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं जैसा कि जो भारत में जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो इस पे अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 1881 से लेकर 1931 के बीच में जो जनगणना के आंकड़े थे, उन जनगणना के आंकड़ों पे उन्होंने अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश की कि जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग हैं, क्या वो हस्तशिल्प उद्योगों की जगह जो नए उद्योग अंग्रेजी शासन में आए और विशेष तौर से जो अंग्रेजी शासन में और दूसरे बदलाव हुए, क्या उन परिस्थितियों ने भारत में विऔद्योगीकरण किया। लेकिन इसका वो जवाब ठीक तरीके से नहीं देते हैं और वो एक तरीके से अनमने ढंग से ही स्वीकार करते हैं या अपनी लेखनी में वो इसको रखने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो अंग्रेजी शासन की नीतियां रहीं, उन अंग्रेजी शासन की नीतियों ने भारत में जो विशेष तौर से जो हस्तशिल्प उद्योग और देसी उद्योग थे, उन उद्योगों के पतन का कारण बनी। और इसके साथ ही जो है इस तरह के उद्योग जो कृषि पे आधारित थे, उनका पतन हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखें इनके उस अध्ययन का, जिस अध्ययन के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो भारत में हैंडीक्राफ्ट या अगर हस्तशिल्प उद्योग है, उन उद्योगों का एक तरीके से पतन हुआ। और वो विशेष तौर से अगर हम देखें तो जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हो रही थी, उसका प्रभाव इस पे साफ तौर से दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत में जो मुख्य तौर पे जो देसी हस्तशिल्प उद्योग है, वो उद्योग जैसा कि मैं पूर्व में बता रहा था कि उन उद्योगों का एक बहुत बड़ा बाजार था विश्व में और मुख्य तौर पे वो भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अगर हम देखें तो मुख्य आधार स्तंभ के तौर पे दिखाई पड़ते हैं, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे 19वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग और उनके उत्पाद थे वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो स्पेशली जो धातु के बने हुए वस्तुएं हैं, उन धातु की बनी हुई वस्तुओं का भी निर्यात कर रहा है, जिसमें मैंने पिछले दिनों बताया था कि बनारस, मिर्जापुर और राजस्थान और अलग अलग जो भारतीय क्षेत्र थे वो मुख्य तौर पे अपने आप में प्रसिद्ध थे, जहाँ पे इस तरह के जो काम हैं और उनके कारीगर हैं वो यहाँ पे काम कर रहे थे और वो कारीगर बहुत बेहतर थे, जिनके बनाई गई वस्तुएं पूरे विश्व में मांग के निर्यात की जाती थी। इसके अलावा अलग अलग किस्म के जो तलवारें थी, जिनको अगर हम कहें वेपन्स, जो वार के समय यूज होते थे, इस तरह के युद्ध के समय प्रयोग में लाए जाने वाले जो हथियार थे, उनका भी भारत एक बढ़िया निर्यातक था, क्योंकि अच्छे किस्म का स्टील का उत्पादन करता था। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें बर्तन और साथ ही साथ और भी दूसरे किस्म के जो आभूषण और उनसे जुड़े हुए और जो वस्तुएं थीं, उनका भारत बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहा था, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को ही मजबूत नहीं कर रही थी, इवन दूसरी तरफ भारतीय जो शिल्पकार थे उनके कौशल का भी वो प्रदर्शक थी, क्योंकि उनके कौशल के ही माध्यम से अगर हम देखें तो इस तरह की वस्तुएं
वो विश्व के बाहरी बाजारों में उनकी मांग बढ़ती जा रही थी। तो अगर हम इस रूप में भी देखने की कोशिश करें तो भारत से जो बड़े पैमाने पे ऊनी वस्त्र थे, इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो सूती वस्त्र थे। इन वस्त्रों का एक बहुत महत्वपूर्ण मांग वो यूरोप में हमें दिखाई पड़ता है, जिसको पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि कैसे जो भारतीय उद्योग है, यहाँ बनने वाले कपड़े और यहाँ के उत्पादन होने वाले जो बेहतरीन किस्म के जो कपड़े हैं वो पूरे यूरोप में ही बड़े पैमाने पे जाते थे, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय देशी जो उद्योग थे वो बहुत ही समृद्ध अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक तरीके से जो भारतीय उत्पादन का ये एक जो क्षेत्र था, मुख्य तौर पे ये उत्पादन का क्षेत्र हमें साफ दिखाई पड़ता है कि कैसे इसकी वजह से जो भारत में जो स्थानीय और गृह जो अर्थव्यवस्था थी वो एक तरीके से महत्वपूर्ण तरीके से वृद्धि कर रही थी। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ढाका सुप्रसिद्ध था, मुख्य तौर पे अपने द्वारा जो उत्पादन की जाने वाली वस्तुएं थी उन वस्तुओं के लिए, जिसमें मुख्य तौर पे रेशम से बनाई गई मलमल के लिए वो प्रसिद्ध था, जो रेशम का एक प्रकार का कपड़ा होता था। इसके अलावा वाराणसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, नासिक, पुणे, हैदराबाद और इसके साथ ही विशाखापट्टनम, तंजौर, सियालकोट, लाहौर, ये वो स्थान थे जहाँ पे इस तरह के जो कपड़े हैं या जो वस्तुएं हैं जो स्थानीय कौशल और हस्तशिल्प से बनाई जाती थी, वो केंद्र थे जहाँ जो पूरे विश्व में जहाँ से बनाई गई वस्तुओं की मांग जो है होती थी और वो निर्यात करता था। और इस वजह से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा हिस्सा विश्व बाजार का और अर्थव्यवस्था का वो भारत में आता है और भारतीय अर्थव्यवस्था उससे धन प्राप्त कर रही है और भारतीय उद्योग फल फूल रहे हैं, भारतीय कृषि फल फूल रही है। लेकिन अगर हम यही चीज देखें जो तर्क देते हैं मुख्य तौर पे राष्ट्रवादी, उनका मानना यह है कि ऐसी स्थिति में जो विश्व अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरीके से नेतृत्व प्रदान कर रही थी या भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान था, उसके देशी उद्योगों का, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, चाहे वो ऊनी उद्योग हो, चाहे कपड़े से जुड़े हुए और अलग अलग किस्म के जो कारीगरी है वो, और उनसे जुड़े हुए लोग, जब भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना होती है तो इस तरह से जो स्थानीय जो हस्तशिल्प उद्योग थे वो उद्योग एक तरीके से अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही विध्वंस हो जाते हैं। इसके पीछे मुख्य तौर पे वो मानते हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण जो है वो भारत में अंग्रेजी शासन की जो विध्वंसक नीति है, विशेष तौर से जो उद्योगों के लिए अपनाई गई, खास तौर से कौन से उद्योग और किसके व्यापार के संरक्षण के लिए, अंग्रेजी व्यापार और अंग्रेजी उद्योगों के संरक्षण के लिए वो मुख्य जिम्मेदार रही, जिसने भारतीय उद्योग और भारतीय जो लोग थे उन दोनों को बर्बाद कर दिया। और ये इसके पीछे का मुख्य कारण ये लोग यही मानते हैं। साथ ही राष्ट्रवादियों का मानना है कि इसकी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था एक जो समृद्ध अर्थव्यवस्था हुआ करती थी 19वीं शताब्दी से पहले एवं 19वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में, वो एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई और वो कहीं भी इस तरह से आधुनिक जो एक अर्थव्यवस्था विश्व के और दूसरे हिस्सों में दिखाई पड़ती हैं जो कि उस समय तेजी से उभर रही थी, उससे भारत कहीं पीछे हो गया, जैसा हमें यूरोप में दिखाई पड़ता है। जिस तरह का आर्थिक विकास हो रहा था, वहां औद्योगिक क्रांति हो रही थी। कार्ल मार्क्स भी अपना आर्गुमेंट देता है, न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में वो इसके संदर्भ में आर्टिकल लिखता है और वो बताता है कि कैसे अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां हैं अंग्रेजी शासन की, और वो किस तरीके से भारतीय परंपरागत श्रम व्यवस्था को तोड़ दिया और उसकी जगह आयातित वस्तुओं, आयातित सामानों और अंग्रेजी मिलों से उत्पादित वस्तुओं के ऊपर भारतीय बाजार को निर्भर कर दिया और भारतीय जो किसान है, भारतीय जो कारीगर हैं, भारतीय अलग अलग देसी उद्योगों में लगे गए हुए भारतीय, उनको भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया। यही कारण है कि जब हम अकाल के ऊपर बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से भारत में जब अकाल पड़ रहा है तो उसके साथ ही ये हमें एक तरीके से मुख्य कारण के तौर पे दिखता है कि जो अंग्रेजी आर्थिक नीतियां थी, उन आर्थिक नीतियों ने भारत में बेरोजगारी और निर्धनता को
बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण था कि जो राष्ट्रवादी हैं इसको वो मुख्य कारण के तौर पे देखते हैं कि भारत में जो गरीबी और पिछड़ापन आ रहा है उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि जो भारतीय उद्योग और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो उतनी प्रगतिशील नहीं रही जितना पिछले वर्षों में उसने प्रगति किया, या जो शासन व्यवस्थाएं मौजूद रही भारत में उन लोगों ने इसके प्रगति में सहयोग किया। तो ये एक सबसे बड़ा कारण के तौर पे हमें देखा जाता है। इस तरह के जो राष्ट्रवादी हैं जिन्होंने इस तरह के तर्कों में अपना विश्वास रखा या जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से इस तरह के तर्क दिए, उनमें प्रमुख तौर पे दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, एमजी रनाडे और उनके द्वारा लिखी गई उनकी जो लेखनी है, उन लेखनी में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे अंग्रेजी शासन की जो विध्वंसक आर्थिक नीतियां रही उसका प्रभाव ये पड़ा एक सामान्य वर्ग के जो भारतीय आम जनता थी उस आम जनता के ऊपर उसका प्रभाव बहुत ही गहराई से हमें पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे भारतीय जनता गरीब होती चली गई। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरीके का से अगर हम देखें जो इसका जो मुख्य तौर पे जो आर्गुमेंट दिखाई पड़ता है वो हमें ये दिखाई पड़ता है कि कहीं भी अंग्रेजी जो आर्थिक नीतियां रहीं उन्होंने कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय उद्योगों की जो एक तरीके से समस्याएं हैं उनको सॉल्व या अगर हम कहें सुधारने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उन्होंने ना तो इसको वृद्धि करने की कोशिश की। हालांकि इसके एवज में जो एक तर्क दिया जाता है अंग्रेजी शासकों के द्वारा या विचारकों के द्वारा, तो उन्होंने ये तर्क दिया कि देखिए भारत में तो बड़े पैमाने पे हम यातायात के साधनों का विकास कर रहे हैं, रेलवे ला रहे हैं, टेलीग्राफ ला रहे हैं और उसकी जगह और दूसरे यातायात के साधनों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस तरह के निर्माण किए जाने वाले यातायात के साधनों ने भारत में बड़े पैमाने पे अंग्रेजी वस्तुओं को ही दूर दराज तक ले जाने में काम किया, बल्कि उल्टे अगर हम देखें तो उसका असर जो भारतीय देशी उद्योग है उसके पतन को और तीव्र कर दिया। जैसा कि महात्मा गांधी अपना तर्क देते हैं उनकी किताब हिंद स्वराज में कि कैसे भारत को बर्बाद करने में रेलवे का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, विशेष तौर से उद्योगों को जो उद्योग हाथों से चलाए जाते हों, हस्तशिल्प पे काम कर रहे थे, कपड़ा बुनने वाले, चरखा चलाने वाले और उनके साथ ही बड़े पैमाने पे इस तरह के उद्योगों का जो कारीगरी थी वो कारीगरी धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। और वो बताते हैं कि ये सबसे बड़ा एक तरीके का अंतर हमें दिखाई देता है विशेष तौर पे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह का एक संतुलन बनना चाहिए था इनके आने के चलते, क्योंकि यातायात के साधन अगर बढ़ रहे थे भारत में जो है ये एक तरीके का अगर हम देखें जो परिवर्तन होना चाहिए कि वो कि पुराने अगर तकनीक की जगह नई तकनीक आ रही है तो भारतीय उद्योगों का तो विकास होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह विकास नहीं हुआ और जबकि भारतीय उद्योग ना नए की तरफ ही आगे बढ़ पाए और न ही पुराने पे टिक पाए। यही वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है जिसकी वजह से राष्ट्रवादी बोलते हैं कि ये मुख्य अंतर था कि जितनी भी तरह की चीजें अंग्रेजी शासन द्वारा लाई जा रही थी वो चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय उद्योगों के लिए फलदायी साबित नहीं हुई, जिसके चलते ये उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था पतन की कगार पे बढ़ गए। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण अगर हम देखें जो तर्क दिया जाता है आधुनिक औद्योगिकरण के संदर्भ में, उसमें ये भी दिया जाता है कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पे जो विकास होने चाहिए थे भारत में आर्थिक तौर पे वो विकास हमें नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि अगर हम देखें तो उसकी जगह जो है भारतीय जो उत्पादन व्यवस्था है वो पिछड़ती चली गई। तो वो भी एक मुख्य कारण है और उनका कहना है कि किस जैसे भारत में अगर हम जो ऊपर अभी बात कर रहे थे इसके पूर्व में कि अगर सभी संसाधन विकसित किए जा रहे हैं भारतीय उद्योगों को लेके तो वो हमें कहाँ दिखाई पड़ते हैं। अगर ऐसा होता तो भारत में इस तरह के जो उद्योग हैं उन उद्योगों का विकास स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता कि वो विकसित हुए या उनका सीधा प्रभाव पड़ा और भारत की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ गई, बल्कि उल्टे ये हुआ कि अंग्रेजी जो वस्तुएं थी उनका भारत में मांग बढ़ा और दूसरी तरफ हम देखें तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो उत्पादक अर्थव्यवस्था की जगह
कच्चे माल का उत्पादन करने वाली अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ अगर हम देखें तो तैयार हुए सामान की उपभोग करने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पे वो रह गई। ये एक सबसे बड़ा फर्क हमें दिखाई देता है, या जो तर्क है राष्ट्रवादियों का वो यही तर्क दिखाई पड़ता है उनकी लेखनी में, कि कैसे इस तरह के चीजें होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में उस तरह के व्यापक बदलाव नहीं हुए, बल्कि भारत गरीबी, भूखमरी और विऔद्योगिकरण का शिकार हुआ, और जो पुरातन व्यवस्था भारत में उद्योगों की दिखाई दे रही थी उसको भी भारत में स्थापित नहीं किया जा सका। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो एमजी रनाडे ने भी यही तर्क देने की कोशिश की है कि कैसे जो भारत में जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है उसने भारत को में जो एक तरीके का बाजार है वो बागानों का की खेती के लिए और कच्चे माल के उत्पादन के लिए उसका उपयोग किया, और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड से बनने वाले वस्त्र थे, मशीनी वस्त्र, वो भारतीय बाजार में लाए गए, और इसकी वजह से अगर हम देखें तो वो चीजें भारतीय कारीगर उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो भारत एक तरीके से दोनों ही तरह से उसको मार झेलनी पड़ी। एक तरफ वो कच्चे माल का उत्पादन हुआ, दूसरे तरफ वो पके हुए या अगर हम कहें तैयार माल का उपभोक्ता बना, और साथ ही साथ जो बेरोजगारी, गरीबी, निर्धनता भारत में अंग्रेजी शासन काल में दिखाई देती है वो बढ़ती चली गई, और इसके लिए भारत ने बहुत बड़ा मूल्य चुकाया। यही काम दादा भाई नौरोजी भी अपने जो आर्थिक चिंतन है उस चिंतन में वो बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो अंग्रेजी व्यापारिक नीतियां रही हैं उन अंग्रेजी व्यापारिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण का काम किया, और इसके साथ ही साथ इसने भारतीय बाजारों को ब्रिटिश जो उत्पाद हैं उनसे पूरी तरह से पाट दिया, और इसके साथ ही जो भारतीय जो उद्योग हैं, जो स्थानीय उद्योग हैं, उन उद्योगों का सीधा सीधा पतन होना शुरू हुआ, और उस तरह का हमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता जिसकी वजह से भारतीय उद्योग अपने को बचा सकते थे, क्योंकि अंग्रेजी कारखानों में बनने वाली जो वस्तुएं थी वो मशीनों से बनती थी और वो बहुत सस्ती बनती थी। तो उन सस्ती वस्तुओं का मुकाबला भारत में बने हुए हाथ की के जो वस्तुएं थी या जो कपड़े थे उनका मुकाबला नहीं कर पाई, और ऐसी स्थिति में जो भारतीय उद्योग है वो भारतीय उद्योग एक तरीके से पतन की ओर चले गए। जिसमें वो तर्क देते हैं, महत्वपूर्ण तर्क ये है कि कैसे भारतीय उद्योगों को मजबूर किया गया कि वो एक तरीके से नीतियों के माध्यम से, कि जिससे कि वो भारतीय बाजार से न केवल बाहर हो बल्कि दूसरे तरह से स्थानीय जो बाजार है वो ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिए गए। उसी तरह से आरसी दत्त भी अपनी किताब में इस चीज के बारे में लिखते हैं कि कैसे जो अंग्रेजी शासन की नीतियां रही है वो आरंभ काल से ही सीधे सीधे अंग्रेजी जो व्यापारिक हित हैं उन हितों के को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, न कि भारतीय जो हस्तशिल्प वर्ग था, भारतीय उद्योग था, उन उद्योगों को ध्यान में रख के बनाई गई। इसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि यही वो कारण था जिसकी वजह से जो भारतीय उद्योग है वो आगे चल के अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के चलते धीरे धीरे क्या हो गए, पतन की ओर चल गए, और लोगों को जो है बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ी, क्योंकि अब भारत में ना तो मशीनें थी और ना ही हाथ से बनाने वाले वो बुनकर वर्ग जो कपड़ों का निर्माण कर सकते थे और अंग्रेजी जो कपड़े थे उनका मुकाबला कर सकते थे। यही चीज जो है विपिन चंद्र भी अपनी किताब में वो बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है अंग्रेजी शासन के दौरान जो भारतीय उद्योग है वो भारतीय उद्योग बहुत तेजी से पतन होते हैं, और इसके पीछे मुख्य तौर पे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां थी। वो अपनी पुस्तक जिसका नाम है उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद आधुनिक भारत में ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो भारत में अंग्रेजी कंपनी थी वो अंग्रेजी कंपनी भारतीय बाजार के लिए पूर्ण तरीके से काम कर रही थी, और भारतीय बाजार में अपने सामानों को लाने के लिए वो सभी तरह के प्रयास कर रही थी। तो भारतीय बाजार में वो क्या कर रही थी कि यहाँ से कच्चे माल ले रही थी, और दूसरे तरफ वहां से पकी हुई जो वस्तुएं थी या जो एक तरीके से हम कहें तैयार जो वस्तुएं थी वो भारतीय बाजारों की तरफ ले आ रही थी। और यह बताते हुए वो बताते हैं कि कैसे जो भारतीय पूंजी है
उस भारतीय पूंजी का भरपूर उपयोग अंग्रेजी शासन अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए करता है और भारत में एक बड़े पैमाने पे हमें बेरोजगारी और साथ ही साथ एक ऐसा मजदूर वर्ग दिखाई देता है जिसका शोषण होना शुरू होता है। तो ये सब इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि भारत में जो अंग्रेजी शासन था वो अंग्रेजी शासन बड़े पैमाने पे अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय जो समाज है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको वो प्रभावित करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण पड़ा भारत में जो स्थानीय आत्मनिर्भर उद्योग था उन उद्योगों के पतन का। और ये एक सबसे बड़ा कारण मानते हैं जो भारतीय जो राष्ट्रवादी विचारक हैं, चाहे आरसी दत्त हो, जीवी जोशी हो, दीनसा वाचा हो, या अगर हम बात करें एमजी रनाडे, उन्होंने माना है कि किस तरीके से अंग्रेजी शासन काल में केवल कृषि का ही पतन नहीं हो रहा है बल्कि दूसरी तरफ भारतीय उद्योगों का पतन हो रहा है और भारतीय उद्योग अंग्रेजी शासन की नीतियों के शिकार हो जाते हैं। एक अंग्रेजी इतिहासकार कह लें या आर्थिक विचारक कहें, जॉन सुनविल, वो बताते हैं कि किस तरीके से जो भारत में अंग्रेजी शासन की नीतियां हैं वो स्पंज की तरह काम कर रही हैं। जो गंगा के किनारे से सभी जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको जो है सोख के वो टेम्स के किनारे पे निचोड़ती हैं और उसके बाद जो है वहाँ से बनी हुई वस्तुएं, अंग्रेजी सामान, वो भारतीय उद्योगों की तरफ आते हैं। जिसमें अगर हम देखें तो इनकी वजह से जो बड़े पैमाने पे भारत में जो एक प्रक्रिया शुरू हुई, जो भारतीय हस्तशिल्प वर्ग था, उद्योग था, जो स्थानीय उद्योग, उन सब का पतन दिखाई पड़ता है और भारत जो अंग्रेजी सामान जो मशीनों से बने उनका मुकाबला भारतीय सामान नहीं कर पाए। तो ये एक सबसे बड़ा तर्क दिया जो राष्ट्रवादी विचारक थे उन राष्ट्रवादी विचारकों ने। अगले जो हमारा व्याख्यान होगा उस व्याख्यान में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो भारत में मुख्य तौर पे जो एक थियरी राष्ट्रवादी विचारकों ने दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ का, कि ये सब तो हो ही रहा है, अंग्रेज नीतियों के चलते भारत से जो धन है वो एक बड़े पैमाने पे बाहर ले जाया जा रहा है। इसके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।